हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 6 बिहार बीटीसी अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कुछ खाया हो अथवा कोई अन्य दैनिक गतिविधि की होगी। इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया? यह वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? क्या प्रकृति में यह इन्हीं रूप में पाई जाती हैं? क्या हम इन्हें बनाते हैं? अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन वस्तुओं से? आपका क्रिकेट बैट लकड़ी का ही तो था। गेंद किस पदार्थ से बनी है? तो प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को तालिका में अंकित करें। प्रत्येक वस्तु किन किन पदार्थों की बनी है उनको भी तालिका 4.1 में भरें। आसपास की 10 अन्य वस्तुओं को भी तालिका में शामिल करिए। यानी आपको एक लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट के लेफ्ट साइड में वस्तुएं जो है ना, उसके नीचे आपको वो वस्तुएं में गिलास, पुस्तक, कुर्सी इस टाइप बनानी और ये किन पदार्थों से बनी उसमें भरना है। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी है। क्या आप सभी वस्तुओं के पदार्थ लिख पाए? अपने शिक्षक मित्रों अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। उसी तरह क्रियाकलाप 2 इसमें क्या करना है आपको कि आप पाएंगे कुछ वस्तुएं धातु से बनी है, कुछ प्लास्टिक से। तो 4.4 में जो आपने जानकारी दिया था उसकी मदद से 4.2 भरिए। इसमें क्या करना है कि आपको बताना कि किससे बनी। धातु से बनी वस्तु का नाम बताना है, प्लास्टिक से बनी वस्तु का नाम बताना है। इस तरह आप पता कर सकते हैं कि हमने 4.2 इस आधार पर समूहीकरण किया कि वस्तुएं किस पदार्थ की बनी है। एक क्रम में आई वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान है। जैसे क्रमांक 2 में आई सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी है। अब आते हैं पदार्थों की गुण भी। पदार्थ के गुण कौन सा है? यानी फर्स्ट है कठोरता। तो 4.3 में हमें करना क्या है? पदार्थों की सूची दिए गए गुणों के आधार पर बनाएं। यानी आपको सूची बनाना है जिसका गुण के आधार पर बनाना है। इन्हें दबाने की कोशिश करें। कौन से पदार्थ आसानी से दब रहे हैं? अब इन पदार्थों को खरोंचे और तालिका बनाकर समूह बनाएं। कौन सा पदार्थ आसानी से दबता है, कौन सा खुरचता है? क्या इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें दोनों गुण विद्यमान हैं? तो पदार्थ का नाम लिखना है। खरोंचा जा सकता वाला पदार्थ का नाम लिखिए और दबाया जा सकता है वो पदार्थ का नाम लिखिए। तो ठीक है, तो ये ब्रेक जिस पदार्थ है ये सामने दिया खरोंचा जा सकता है। अगर ये खरोंचा जा सकता है तो उस पर टिक लगाए, अगर ये दबाया जा सकता है तो उस पर टिक लगाए। ठीक है, तो क्या जो पदार्थ दब रहा है उससे खरोंचना भी आसान है? वे पदार्थ जो आसानी से दबाए और खरोंचे जा सकते हैं वे कोमल पदार्थ होते हैं। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वो कठोर कहलाते हैं। जैसे अब आपको बताना है कि बताइए स्पंज, रुई और लकड़ी में कौन कठोर है, कौन कोमल है। तो इस तरह पदार्थ का एक गुण देख लिए जिसमें कठोरता था। अब दूसरा है चमक। इसके लिए क्रियाकलाप 3 में क्या करना है कि आपको विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई देता है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक देखते हैं? पदार्थ की सतह को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे चमकने वाले हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़कर साफ की सतहों पर ही चमक दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह हम जाना जिनमें चमक होती है वह धातु होती है। और उस धातु के एग्जाम्पल आपने सुना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण है। अब आते हैं घुलनशीलता गुण। इसमें क्या होता है? इसके लिए क्रियाकलाप 4 करेंगे। इसमें जो सामग्री लगने वाला है वो है कांच के 4 गिलास, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक, चौक, चूर्ण। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है। इसमें कह रहा है कि कांच के 4 गिलास ले, प्रत्येक को 3/4 जल से भरे।
इन गिलासों में एक एक चम्मच शक्कर, रेत, नमक और चौक चूर्ण डालकर चम्मच से हिलाएं और इन्हें स्थिर छोड़ दें। 5 मिनट के बाद अब क्या देखिएगा, गिलास को सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा घुलता है कि नहीं घुलता है। इसका लिस्ट बनाइएगा कि पदार्थ के नाम डालिएगा कि शक्कर पदार्थ जैसे है तो घुलता है कि नहीं घुलता है, रेत का उसी तरह घुलता है कि नहीं घुलता है, नमक का घुलता है कि नहीं घुलता है, चौक का घुलता है कि नहीं। ठीक है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए अर्थात घुल गए। हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय यानी घुलनशील है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं तो ये पदार्थ जल में अविलय अघुलनशील। जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहते हैं। कहेंगे क्या जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ घुलक हो सकता है? आपके हाथ में कालिक, पेंट, अलकतरा लग जाता है, आप किसे किसे साफ करते हैं? शिक्षक से चर्चा करें। आपके हाथ में तैलीय, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो आप इसे किरोसिन, मिट्टी का तेल से साफ करते हैं। किरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को क्या करता है? बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कितना घुला? और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म करने पे ज़्यादा घुलते हैं। अब आता है क्रियाकलाप 5। आधा कटोरी पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए। घुलने पे आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और मिलाइए। क्या चीनी इससे घुली? ऐसा तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलती रहे। नहीं घुलने में पानी को गर्म कीजिए और अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पेंदी में पड़ी चीनी घुल जाती है। तो ये देखिए, पहले पदार्थ का नाम डालिए और फिर देखिए ठंडे जल में और एक गर्म करने पर घुले। ठीक है, तालिका 4.5 से आपको पता चलता है कि पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है। इस पदार्थ की घुलनशीलता कहते हैं। इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। गर्म करने पर किसी घोल में घुले पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ गैस भी जल में घुलनशील है, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। गर्म करने पर क्या होता है? देखिए, किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना है, तब क्या करेंगे? घोल को गर्म करके देखिए। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए। आधा चम्मच नमक और डालिए। क्या अब ये घुला? पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए। क्या हुआ? क्रियाकलाप 6 है। इसमें क्या करना है? इसमें सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का गिलास लीजिए, इसके आधे भाग को जल से भरिए, कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, भली भांति हिलाइए, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अवलोकन कीजिए, क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है? जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने अवलोकनों को 4.6 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, यानी कुछ द्रव ऐसे होते हैं जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे छोड़ देने पे अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो अब ये द्रव का नाम है जैसे सिरका हुआ, नींबू का रस हुआ, सरसों का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, किरोसिन तेल हुआ। एक ऑप्शन है कि भली भांति मिश्रित होता है, ठीक है, एक नहीं होता है। तो जो 4-5 नाम जो मैंने बताया, जो मिश्रित होता है उसके सामने लिखिए, टिक लगाइए, जो नहीं होता उसके सामने टिक लगाइए। कुछ गैसें जल में घुलनशील है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील होती है। ठीक है, गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घट जाती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु और पादपों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब 7वां है क्रियाकलाप। कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कागज इत्यादि सामग्री एकत्रित कीजिए। एक एक करके इनसे होकर जलते बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए। क्या आपको कुछ दिख रहा है? इस आधार पर पदार्थों के समूह बनाइए। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। आपके पारदर्शी समूह कौन कौन से पदार्थ हैं? कुछ पदार्थों में वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, ये पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। कुछ अपारदर्शी पदार्थों को उदाहरण दीजिए। कुछ वस्तुएं पदार्थ से देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, ऐसे पदार्थ
पारभासी कहलाते हैं। अब आते हैं मतलब उत्प्लावनता। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते वे जल की सतह पर तैरने लगते हैं, अन्य डूबकर गिलास की नली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं और थोड़ा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की वो बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में गिराते हैं, इन सबका क्या होता है? जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थ के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे तिल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? क्रियाकलाप 8, इसमें क्या करना है? कुछ वस्तुओं को एकत्रित करना है, किसी बर्तन के आधे भाग को जल से भर देना है, प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी में डालें। पानी में तैरने और पानी में डूबने वाली वस्तुओं के समूह बनाएं। पानी में तैरने वाली वस्तुएं हल्की और पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। लोहे की बनी वस्तुएं पानी में डूब जाती है, एक छोटा पिन भी डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज अपनी विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता है। इस पर शिक्षक से आप चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ा। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें हमें पदार्थों को समूह में रहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का वर्गीकरण या समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण समानता इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है। सभी साबुनों और प्रसाधन सामग्री को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन का लाभप्रद होने के एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किसी प्रतिरूप का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इनके विषय में और अधिक अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। अब कुछ इंग्लिश वर्ड देख लीजिए। कठोर का होता है हार्ड, अपारदर्शी का होता है ओपिक, अघुलनशील का होता है इंसोल्युबल, खुरदुरा का होता है रफ, चमक का होता है लस्टर या शाइन, घुलनशील का होता है सोलूबल, पदार्थ का होता है सब्सटेंस। पारदर्शी का होता है ट्रांसलूसेंट, धातु का होता है मेटल, पारदर्शी का होता है ट्रांसपेरेंट। इसमें देख लीजिए कुछ क्या आपने सीखा इस चैप्टर में। अब क्वेश्चन है कुछ, इसमें सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको उतार के मिला लीजिएगा और उसको ये टिक लगाइएगा, जो आपको सही लगता है वो कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसको कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।